दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एटॉमिक हैबिट्स का बुक समरी, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिंदगी में बस तैरते जा रहे हैं, लेकिन उस इंसान के पास नहीं पहुंच पा रहे जो आप सच में बनना चाहते हैं? अक्सर ऐसा नए साल की शुरुआत में होता है। आप सोचते हैं कि अब आप अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे और कई अच्छी आदतें अपनाएंगे। आप खुद से कहते हैं इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद आप वहीं लौट आते हैं जहां से आपने शुरू किया था और अपने उस सपने के एक कदम भी पास नहीं होते। तो सवाल यह है, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए और अच्छी आदतों को आसान और ऑटोमेटिक कैसे बनाया जाए? एटॉमिक हैबिट्स यही किताब देती है इन सब सवालों का जवाब। हम इस वीडियो में करेंगे इसका तेज और डिटेल्ड समरी, जिसमें हम जानेंगे आदतों का साइकिल, डोपामिन स्पाइक्स, वातावरण को कैसे तैयार करें और भी बहुत कुछ। और हां, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जहां मैं बताऊंगा कि मैं खुद इस किताब को कैसे अपनी आदतों को सुधारने में इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको प्रेरित करेगी कि आप भी ये किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि यह किताब हर इंसान की बुक शेल्फ में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक प्लेन न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की उड़ान भरने वाला है। टेकोनफ से ठीक पहले उस प्लेन की दिशा को सिर्फ 3 डिग्री यानी करीब 80 इंच बदल दिया जाता है। अगर वो प्लेन उसी दिशा में उड़ता रहा तो वो लॉस एंजलिस नहीं बल्कि मेक्सिको के तिजुआना के करीब पहुंच जाएगा। और यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी की दिशा को इस तरह मोड़ सकते हैं कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता, जब तक हम सालों बाद पीछे मुड़कर ना देखें। चाहे अच्छा हो या बुरा, आप वही हैं जो आपकी आदतें हैं। एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत यही है। हर दिन की एक छोटी सी आदत भी आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग मंजिल की ओर मोड़ सकती है। अब बात करते हैं भारी मेहनत बनाम 1% सुधार की। हम अक्सर खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि किसी भी लक्ष्य में बड़ी सफलता सिर्फ भारी मेहनत से ही मिल सकती है। हमें लगता है कि एक बड़ी छलांग या शानदार प्रदर्शन ही सबका ध्यान खींचेगा, लेकिन हकीकत में छोटे सुधार, जो शुरुआत में नजर तक नहीं आते, सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं। आइए जरा गणित की नजर से देखें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाए तो 1 साल में आप लगभग 0 पर पहुंच सकते हैं। आपकी आदतें 2 तरह से असर डालती है, या तो आपके खिलाफ, जैसे कि तनाव या नकारात्मक सोच, या फिर आपके पक्ष में, जैसे कि ज्ञान, स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और रिश्ते। सफलता एक दिन का जादू नहीं है, ये रोज की आदतों का नतीजा होती है। अब बात करते हैं सच्चाई तरक्की की। जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ सीधा और लगातार बढ़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत में बदलाव इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर तक नहीं आते। जेम्स क्लियर इस हिस्से को कहते हैं निराशा की घाटी। आपने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं दिखते। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वापस अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। किसी भी बड़े नतीजे का असर धीरे धीरे सामने आता है, इसलिए जरूरी है धैर्य। अब अंत में एक जरूरी बात, लक्ष्य भूल जाओ, सिस्टम्स पर ध्यान दो। लक्ष्य वो परिणाम है जिसे आप पाना चाहते हैं, जबकि सिस्टम उन प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। परंपरागत सोच कहती है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बेहतर सेहत हो, एक सफल बिजनेस बनाना हो या परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना हो, तो आपको सटीक और व्यावहारिक लक्ष्य बनाने चाहिए। लेकिन एक सवाल, अगर आप अपने लक्ष्यों को अनदेखा कर दे और सिर्फ सिस्टम्स पर ध्यान दे, तो क्या आप फिर भी सफल हो सकते हैं? इस किताब के लेखक कहते हैं, हां, आप हो सकते हैं। अब समझिए, सिर्फ लक्ष्य रखने में क्या समस्याएं हैं। पहली, सफल और असफल लोग अक्सर एक जैसे लक्ष्य रखते हैं, इसलिए फर्क बनाता है सिस्टम। दूसरी,
जब आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को सिर्फ उस एक पल के लिए बदलता है। तीसरी, लक्ष्य आपको डालते हैं एक या फिर स्थिति में। या तो आप लक्ष्य हासिल करते हैं और सफल कहलाते हैं, या फिर नहीं और खुद को असफल मानते हैं, चाहे आप सही दिशा में प्रगति ही क्यों न कर रहे हो। और आखिरी, जब आप लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो फिर क्या? अगर आपका लक्ष्य था लोकल मैराथन पूरी करना, तो उसके बाद आपका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो सकता है और आप फिर से पुरानी आदतों में लौट सकते हैं। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स के सिस्टम की। आदतें बदलने में गलती आप में नहीं है। आप बदलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास गलत सिस्टम है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो जुड़कर सकारात्मक बदलाव लाती है। बड़ी सफलताएं ध्यान खींचती है, लेकिन असली फर्क लाते हैं वो छोटे रोजमर्रा के फैसले और काम। जैसे परमाणु होते हैं अणुओं की नींव, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स होते हैं असाधारण परिणामों की नींव। अब बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तर की। पहला स्तर, परिणाम बदलना, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना या सीजन जीतना। दूसरा, प्रक्रिया बदलना, जैसे नई एक्सरसाइज रूटीन अपनाना या पढ़ने की आदत डालना। और तीसरा, सबसे गहरा, पहचान बदलना। आप कैसे सोचते हैं, क्या मानते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। अधिकतर लोग ध्यान देते हैं सिर्फ नतीजों पर, लेकिन सही तरीका यह है कि आप ध्यान दें उस इंसान पर जिसे आप बनना चाहते हैं। लक्ष्य सिर्फ कोई वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, बल्कि एक संगीतकार बनना है। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक रनर बनना है। जब आप किसी चीज को सिर्फ पाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान बना लेते हैं, तभी आपके व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं एक धावक हूं, तो आप उस पहचान के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं, आप एक एथलीट है। हर बार जब आप कोड की एक लाइन लिखते हैं, आप एक प्रोग्रामर है। हर बार जब आप टीम को दिशा देते हैं, आप एक लीडर है। अब बात करते हैं हैबिट लूप की। आदत बनती है जब कोई चीज इतनी बार दोहराई जाती है कि वो स्वचालित हो जाती है। हमारी आदतों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो हमारे जीवन की समस्याओं को कम मेहनत में हल करें। एक आदत बनती और मजबूत होती है एक फीडबैक लूप के जरिए। इस लूप के 4 हिस्से होते हैं: सिग्नल, चाह, प्रतिक्रिया और इनाम। मजबूत आदतें बनाने के लिए जरूरी है कि हम इन लूप्स को लगातार बेहतर करते रहें। उदाहरण, सिग्नल, फोन बजता है। चाह, जानना कि किसका मैसेज आया। प्रतिक्रिया, फोन उठाते हैं। इनाम, जान जाते हैं कि किसका मैसेज था। एक और उदाहरण, सिग्नल, ऑफिस में दिमाग खाली हो जाता है। चाह, उस बेचैनी से छुटकारा पाना। प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया खोलते हैं। इनाम, थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। समय के साथ इनाम और सिग्नल आपस में जुड़ जाते हैं। अब ऑफिस में ब्लैंक होना बन जाता है। सोशल मीडिया खोलने का ट्रिगर, फिर फेसबुक खोलना बन जाता है। इंस्टाग्राम खोलने का ट्रिगर, और अंत में यूट्यूब पर टाइम पास करने का सिग्नल। और आपको पता भी नहीं चलता कब आपका दिमाग खाली हो गया वाला सिग्नल 20 मिनट बर्बाद करवा देता है। और जितनी बार आप इन हैबिट लूप्स को दोहराते हैं, ये उतनी ही मजबूत और ऑटोमेटिक बन जाती है। सिग्नल कुछ भी हो सकता है, कोई खुशबू, कोई आवाज, कोई दृश्य, कोई इंसान या कोई जगह। अब सोचिए, आपकी रोज की जिंदगी में कौन से संकेत है जो आपकी अच्छी या बुरी आदतों को शुरू कर रहे हैं। तो सवाल है, हम इन लूप्स को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें। इस किताब में बताए गए हैं 4 नियम जो हमें इस काम में मदद करेंगे। पहला नियम, उसे साफ दिखाओ। हमारी ज्यादातर आदतें इतनी ऑटोमेटिक है कि हमें उनका पता भी नहीं चलता। कोई भी आदत बदलने से पहले आपको सबसे पहले उसकी पहचान करनी होगी। इसके लिए बनाए हैबिट स्कोर कार्ड। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने हर रोज के कामों को उसमें नोट करें। अब हर आदत को 3 कैटेगरी में रखें: पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इस स्टेज पर हमारा मकसद कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ जागरूक होना है। जब तक आप अनजाने को जागरूक नहीं बनाते,
वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। साओ यून, आदत बनाने में स्पष्टता की बहुत बड़ी भूमिका है। अक्सर लोग इसलिए नहीं चूकते कि उनके पास मोटिवेशन नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास स्पष्टता नहीं होती। एक दिन मैं फिट हो जाऊंगा कहना आसान है, मगर बहुत ही अस्पष्ट। आपको चाहिए समय और स्थान। टाइम और लोकेशन सबसे सामान्य संकेत है जो आपके एक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। अब अगला कदम है इंटेंशन फॉर्मूला को अपनाना। आपकी आदत सेट करने का सबसे असरदार तरीका है, मैं समय पर स्थान में यह काम करूंगा। यह रहा एक गलत उदाहरण, मैं इस महीने ज्यादा पढ़ूंगा। अब सुनिए एक अच्छा उदाहरण, मैं रोज सुबह 6 बजे गेस्ट रूम में 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त टेक्निक की, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ना। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, जब मैं पुरानी आदत करूंगा उसके बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं ब्रश करूंगा तो उसके बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। आप एक साथ कई आदतों की चेन भी बना सकते हैं, जैसे ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा और फिर सोशल मीडिया चेक करने से पहले दिन की प्लानिंग करूंगा। अगर आप ये चेन रोज दोहराते हैं तो ये बहुत मजबूत बन जाती है। मगर एक बात जरूरी है, सही ट्रिगर चुनना। आपका ट्रिगर ऐसा होना चाहिए जो आप बिना सोचे समझे रोज करते हो, जैसे सुबह उठना, अलार्म बंद करना या ब्रश करना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मोटिवेशन को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। असल में आपका व्यवहार ज्यादा बेहतर तरीके से बदलता है जब आप अपने माहौल को दोबारा डिजाइन करते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी विल पावर या मोटिवेशन से भी ज्यादा असर डालता है। सकारात्मक आदतें नकारात्मक माहौल में टिक नहीं पाती। एनवायरनमेंट वो अदृश्य हाथ है जो इंसान के व्यवहार को आकार देता है। इसलिए अगर आप अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो आपको अपने माहौल को इस तरह बदलना होगा। पहला, अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दूसरा, बुरी आदतों के संकेतों को हटा दे या छुपा दे। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो इसके संकेतों को साफ और स्पष्ट बनाइए। घर में अलग अलग जगहों पर पानी की बोतलें रखें जहां आपकी नजर आसानी से पड़े। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे देख सके। और अगर आप गिटार सीखने में बेहतर बनना चाहते हैं तो उसे अलमारी में छुपा कर मत रखिए। कॉन्टेक्स्ट ही क्यों होता है। हमारे व्यवहार को चीजें नहीं, हमारा उनके साथ संबंध तय करता है। अपने वातावरण को केवल वस्तुओं से भरी जगह मानना बंद करें, उसे रिश्तों से भरी जगह की तरह देखें। लिविंग रूम का सोफा किसी के लिए वो जगह है जहां वो हर रात 1 घंटा पढ़ता है, और किसी और के लिए वो नेटफ्लिक्स देखने, पिज्जा खाने और आराम करने की जगह है। अगर आपके लिए सोफा आराम की जगह है तो उस पर बैठकर काम करना मुश्किल हो सकता है। अपने घर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग जोन बनाने की कोशिश करें। लेखक एक मंत्र का सुझाव देते हैं, 1 स्पेस 1 यूज। अगर आप किसी बुरी आदत को हटाना चाहते हैं तो केवल सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर रहना काम नहीं करेगा। उसे जड़ से खत्म करना ज्यादा प्रभावी तरीका है। उसे अपने वातावरण से हटा दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो मोबाइल फोन को कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रख दीजिए। या अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जंक फूड को नजर से दूर कर दीजिए या फिर घर से हटा दीजिए। कानून नंबर 2, इसे आकर्षक बनाओ। जब हम किसी इनाम की उम्मीद करते हैं तो हम जरूर एक्शन लेते हैं। कोई भी काम जितना अधिक इनाम देने वाला लगता है, हम उसे दोहराने के उतने ही ज्यादा इच्छुक होते हैं, जब तक कि वो हमारी आदत ना बन जाए। इसलिए अच्छी आदतें बनाने का पहला कदम है उन्हें आकर्षक बनाना। अब बात करते हैं डोपामिन की। यह एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मोटिवेशन लेवल को प्रभावित करता है। जब डोपामिन का स्तर बढ़ता है तो हम ज्यादा प्रेरित होते हैं किसी काम को करने के लिए। डोपामिन की माप से वैज्ञानिक ये सही पल जान सकते हैं जब क्रेविंग होती है। पहले यह माना जाता था कि डोपामिन केवल आनंद से जुड़ा है, लेकिन अब हमें पता है कि यह कई न्यूरोलॉजिकल कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है,
जिनमें प्रेरणा, याददाश्त, सीखना, दंड और स्वैच्छिक गति शामिल है। डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम आनंद का अनुभव करते हैं और साथ ही जब हम उसकी उम्मीद करते हैं। जुआ खेलने के आदी लोग डोपामिन का स्पाइक तब महसूस करते हैं जब वे पेट लगाने का सोचते हैं, न कि जब वे जीतते हैं। आइए अब हम डोपामिन स्पाइक्स के बारे में और गहराई से जानें। सोशल मीडिया का उपयोग, जंक फूड खाना और नशे की दवाइयां लेना, यह सब डोपामिन के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है और ये आदत बनाने वाले होते हैं। सोचिए, जब आप छुट्टियों पर जाने का सोचते हैं, कभी कभी छुट्टियों का सोचना और उसकी प्रत्याशा वास्तविक छुट्टियों से भी बेहतर होता है। वो जंक फूड जो आप चाहते हैं उसे देखकर डोपामिन बढ़ता है, लेकिन इसे खाने के बाद नहीं। नशे के आदी लोग तब डोपामिन बढ़ाते हैं जब वे ड्रग्स को देखते हैं, न कि उन्हें लेने के बाद। क्रेविंग ही वह चीज है जो हमें सबसे पहले एक्शन लेने पर मजबूर करती है। आदत को आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इनाम की उम्मीद ही हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। यहां आप एक रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग प्रक्रिया में हम एक ऐसी आदत को अधिक आकर्षक बना सकते हैं जिसे हमें करना जरूरी है, उससे जुड़कर जिसे हम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप नेटफ्लिक्स देखने को, जिसे आप करना चाहते हैं, वर्कआउट करने के साथ जोड़ सकते हैं, जिसे आपको करना जरूरी है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रयोग करती है जिसे प्रेमेक सिद्धांत कहा जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमेक द्वारा विकसित इस सिद्धांत के अनुसार अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहारों को सुदृढ़ करेंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही आप कुछ व्यायाम करने का इंतजार नहीं कर रहे हो, आप उसे करने के लिए कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं। समूह प्रभाव। हम लगातार सोचते रहते हैं, दूसरे मुझे क्या सोचेंगे, और इसके आधार पर अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं। हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं और उन समूहों से जिनका हम हिस्सा होते हैं। अगर आप एक अच्छा आदत बनाना चाहते हैं तो उस आदत को सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां वह आदत सामान्य हो। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने आप को फिट लोगों से घेरें। अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक क्लब में शामिल हो जाए। प्राइमल मोटिवेटर्स, क्रेविंग्स का स्रोत। आपके सामान्य रोजमर्रा के जीवन में आप खुद से कभी यह नहीं कहते, मुझे पिज्जा खाना है क्योंकि मुझे इसे जीवित रहने के लिए खाना है। सतही स्तर की क्रेविंग्स केवल हमारे गहरे अंतर्निहित उद्देश्यों की अभिव्यक्तियां है, और ये अंतर्निहित उद्देश्य हमारे व्यवहार को मार्गदर्शन करते हैं। यहां किताब से कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अंतर्निहित उद्देश्यों को दर्शाते हैं। ऊर्जा बचाना, भोजन और पानी प्राप्त करना, प्यार ढूंढना और प्रजनन करना, दूसरों से जुड़ना और बंधन बनाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना, अनिश्चितता को कम करना, स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। आपका मस्तिष्क सिगरेट पीने, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करने या वीडियो गेम खेलने की इच्छा के साथ विकसित नहीं हुआ था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उत्पाद नई प्रेरणाओं का आविष्कार नहीं करते, बल्कि वे पहले से हमारे पास मौजूद मानव स्वभाव के अंतर्निहित उद्देश्यों को आकर्षित करते हैं ताकि वे हमारा ध्यान आकर्षित कर सके। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक समाधान है, पुराने दोषों के नए संस्करण। मानव व्यवहार के अंतर्निहित उद्देश्य वही रहते हैं। जो लोग दूसरों से जुड़ने का अंतर्निहित उद्देश्य रखते हैं वे फेसबुक पर जा सकते हैं। जो लोग प्यार ढूंढने और प्रजनन करने का उद्देश्य रखते हैं वे टिंडर पर साइन अप कर सकते हैं। अगर आप अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल है, और सामाजिक स्वीकृति की खोज इसके लिए इंस्टाग्राम है। कठिन आदतों को पसंद करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना। आप कठिन आदतों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं यदि आप उन्हें एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख सके। किसी आदत के नकारात्मक पहलुओं के बजाय उसके लाभों को उजागर करके आप जल्दी से अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इसे अधिक आकर्षक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए,
फिटनेस का मतलब है स्वास्थ्य और कल्याण, न कि थकान। घर की सफाई, एक ऐसा वातावरण जो मानसिक शांति के लिए उपयुक्त हो, न कि बर्बाद समय। पैसे बचाना, भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता और कोई बलिदान नहीं। इसे अप्रिय बनाए। एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए वही करें, लेकिन उस आदत को न करने के फायदे को उजागर करें, ताकि उसे दोबारा करने में जितना हो सके उतना अप्रिय बना दिया जाए। कानून 3, इसे आसान बनाए। एक नई आदत बनाने में वास्तव में कितना समय लगता है? आदत निर्माण के दौरान एक व्यवहार हर बार दोहराए जाने पर स्वचालित रूप से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप एक गतिविधि को दोहराते हैं, आपका मस्तिष्क इसे करने में अधिक कुशल बनने के लिए बदलता है। बहुत पहले जब न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने आदतों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना शुरू नहीं किया था, तब से पुनरावृत्ति को आदतें स्थापित करने का एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता था। आप हर बार आदतों को दोहराते हुए उन विशेष न्यूरल सर्किट्स को सक्रिय करते हैं जो आदतों से जुड़े होते हैं। इसलिए आदत निर्माण को समय के संदर्भ में फ्रेम करना गलत है। इसे दोहराव की संख्या के संदर्भ में फ्रेम किया जाना चाहिए। घर्षण को कम करना, न्यूनतम प्रयास का कानून। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना कम संभावना होती है कि वह हो। एक दिन में एक पृष्ठ पढ़ने की आदत डालने में लगभग कोई ऊर्जा नहीं लगती। आदतें अधिक संभावना से होती है जब उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी बड़ी रुकावट होती है, उतना ही अधिक घर्षण होता है, जो आपको और आपकी इच्छित परिणाम के बीच होता है। अगर आपको अपने जिम जाने के लिए 20 मिनट अतिरिक्त यात्रा करनी पड़े, तो संभावना है कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है, तो आप घर्षण को बहुत कम कर देंगे। अपने अच्छे आदतों को अधिक सुविधाजनक बनाकर आप उन्हें बनाए रखने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यदि आप घर्षण को कम करने के तरीके खोजते हैं, तो आपका जीवन आसान होगा, बजाय इसके कि आप इसे हल करने की कोशिश करें। बेहतर आदतें बनाने के लिए हमें अपने अच्छे आदतों से जुड़ी घर्षण को कम करने और बुरी आदतों से जुड़ी घर्षण को बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। पर्यावरण को उपयोग के लिए तैयार करना। अपने पर्यावरण को स्वचालित या व्यवस्थित करके आप भविष्य में कार्रवाई के लिए घर्षण को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं रात को अपनी वर्कआउट कपड़े पहले से ही बाहर रख दूंगा, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे जल्दी से सुबह की गतिविधियों में लगने में कोई रुकावट न हो। या फिर स्वस्थ नाश्ता तैयार करने के लिए रात को ही पैन को चूल्हे पर रख दूं, कुकिंग स्प्रे काउंटर पर रखे और सामग्रियां तैयार कर लूं। फिर से, यह सब घर्षण को कम करने के लिए है। 2 मिनट नियम का उपयोग करके टालमटोल को रोकें। 2 मिनट का नियम आपको छोटे छोटे आदतों को स्थापित करने में मदद कर सकता है, जो बड़े लक्ष्यों में सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने इच्छित आदत का एक साधारण 2 मिनट संस्करण ढूंढें। आप जो परिणाम चाहते हैं, उसे छोटा कर लें। उदाहरण के लिए, एक मैराथन दौड़ना अब सिर्फ अपने जूते पहनने और 2 मिनट तक स्ट्रेचिंग करने तक सीमित हो जाता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने के बजाय अब आप केवल एक पृष्ठ पढ़ते हैं। आपको पहले उस रूटीन को स्थापित करना होगा, फिर धीरे धीरे कठिनाई बढ़ानी होगी। जब आप 2 मिनट की आदत को आसानी से निभा लें, तो आप अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ को अधिक कठिन बनाने के लिए सोचें कि आप अपनी बुरी आदतों और खुद के बीच घर्षण के कितने अवरोध बना सकते हैं। इसे जितना हो सके उतना अप्रैक्टिकल बना दें। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं, तो हर बार उपयोग के बाद टीवी को अनप्लग कर दें और रिमोट को किसी असुविधाजनक स्थान पर रख दें। अगर आप खरीदारी करने जाते हैं और आपको अचानक खर्च करने की बुरी आदत है, तो अपनी क्रेडिट कार्ड्स को कार की सीट के नीचे छोड़ दें। आप जो भी कर सकते हैं वह करें, ताकि आपकी बुरी आदतें कम से कम हों। कानून 4, इसे संतोषजनक बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है व्यवहार परिवर्तन का, एक आनंद का अनुभव। मस्तिष्क को यह संदेश देता है, यह अच्छा लगता है, अगली बार इसे फिर से करें। जब आप सुख का अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क यह सीखता है कि यह व्यवहार याद रखने और दोहराने के लायक है। जो तुरंत इनाम मिलता है वह दोहराया जाता है, जो तुरंत सजा मिलती है वह टाला जाता है।
पहले 3 नियम आपके इस बार आदत को करने की संभावना को बढ़ाते हैं। आखिरी नियम आपके अगले बार आदत को दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। तात्कालिक और विलंबित परिणामों के बीच का अंतर। यह सामान्य है कि हम तात्कालिक परिणामों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों के बारे में बुरा महसूस करते हैं जब हम बुरी आदतें अपनाते हैं। अच्छे आदतों के साथ इसका उल्टा होता है। तात्कालिक परिणाम अप्रिय होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम संतोषजनक होता है। लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक निश्चित मात्रा में तात्कालिक इनाम को नजरअंदाज करना और दीर्घकालिक परिणाम को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। यह सबसे अच्छा है कि आप उन आदतों में थोड़ी तात्कालिक खुशी जोड़ें जो लंबी अवधि में फायदेमंद हों, और उन आदतों में थोड़ा दर्द डालें जो नहीं हों। आदत को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सफलता का अनुभव हो, भले ही वह छोटे तरीके से हो। सफलता का एहसास यह संकेत देता है कि आपकी आदत ने काम किया और मेहनत ने परिणाम दिया। प्रगति करना संतोषजनक होता है, और आप अपनी प्रगति को दृश्य मापों का उपयोग करके ट्रैक कर सकते हैं, जैसे पेपर क्लिप्स, हेयर पिन्स या मार्बल्स को इधर उधर करना। ये छोटे छोटे जीतें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए, हर एक बिक्री कॉल के लिए जो आप आज करते हैं, एक मार्बल को एक जार से दूसरे जार में स्थानांतरित करें। हर 25 मिनट की लेखन के लिए एक पेपर क्लिप को स्थानांतरित करें। दृश्य माप कई रूपों में हो सकती है: डाइट जर्नल्स, वर्कआउट लॉग्स, डाउनलोड प्रगति बार्स या यहां तक कि किताबों में पन्नों की संख्या। आदत ट्रैकर रखना आपकी प्रगति की निगरानी करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आदत ट्रैकर का उपयोग करना यह पता लगाने का एक सरल तरीका है कि आपने कोई विशेष आदत की है या नहीं। ट्रैकिंग खुद में एक इनाम बन जाती है। अपने टू डू लिस्ट से किसी कार्य को पार करना, अपने एक्सरसाइज लॉग में कोई एंट्री करना या कैलेंडर पर एक एक्स लिखना संतोषजनक होता है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद यह अवश्यंभावी है कि जीवन किसी न किसी बिंदु पर आपको विघ्न डालेगा। कार्य में बुरा दिन, खराब प्रदर्शन या बुरा वर्कआउट किसी के साथ भी हो सकता है। जब आप बुरा दिन महसूस कर रहे होते हैं, तो आपको यह एहसास नहीं होता कि केवल मौजूद रहना कितना मूल्यवान है। खोए हुए दिन आपके लिए उतना ही हानिकारक होते हैं जितना कि सफल दिन मददगार होते हैं। चेन को तोड़े मत। हर बार जब आप किसी दिन को अपनी आदत के लिए कैलेंडर पर पार करते हैं, तो आप एक चेन बना रहे होते हैं। उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2 दिन या 2 कड़ी को मिस करते हैं, तो यह बुरी आदत की शुरुआत होती है। यहां तक कि अगर आप आमतौर पर 50 पुशअप्स करते हैं, तो उस दिन 10 पुशअप्स करें, अगर इसका मतलब यह है कि आप चेन को न तोड़ें। बुरी आदत को तोड़ने से यह असंतोषजनक बन जाता है। जब दर्द तुरंत होता है, तो किसी व्यवहार के होने की संभावना कम होती है। एक साथी द्वारा जिम्मेदारी लेना आपकी इच्छित आदतों को नियंत्रण में रखने का अच्छा तरीका है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और सम्मान दें, इसलिए हम उस दंड से बचने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं आपको हर बार $10 का कर्ज देता हूं जब मैं वर्कआउट मिस करता हूं। साथ ही मैं उस सम्मान को भी खो देता हूं जो मुझे यह कहने के लिए मिल सकता है कि मैंने जो कहा वह किया। आपका व्यवहार तत्काल और ठोस परिणामों से अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे सरकारें नागरिकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कानूनों का इस्तेमाल करती है। आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट मौखिक रूप से या लिखित रूप में बना सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप एक विशेष आदत को निभाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दंड होंगे। आप फिर अपने जिम्मेदारी साझेदारों का उपयोग इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू करना दूसरी बात है। तो मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैंने पिछले कुछ महीनों में इस किताब का इस्तेमाल अपने आदतों के चारों ओर सिस्टम बनाने के लिए किया है। पुस्तक पढ़ने के बाद शायद आपका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से अलग होगा या उससे भी बेहतर होगा।
या शायद कुछ ऐसे हिस्से होंगे जिन्हें मैंने पूरी तरह से मिस किया है या जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है, तो कृपया मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। जो अच्छे आदतें मैं विकसित करना चाहता था वह थी एक सुसंगत वर्कआउट और पढ़ाई की दिनचर्या। जो बुरी आदत मैं समाप्त करना चाहता था वह थी सोशल मीडिया से विचलित होना और अधिक समय बिताना। सबसे पहले मैंने हैबिट स्कोर कार्ड पूरा किया। इससे मुझे उन आदतों का अच्छा अंदाजा मिला जिन्हें मैं समाप्त करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि इसने मुझे उन दैनिक आदतों का भी अंदाजा दिया जो मैं पहले से कर रहा था, जिनके साथ मैं अपनी नई आदतें जोड़ सकता था। आखिरकार जब आप उन आदतों को ढूंढ लेते हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अच्छे आदतों को इस दिशा में और बुरी आदतों को उस दिशा में धकेलें। वर्कआउट की आदत के लिए पहला कदम था संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाना, और इस प्रक्रिया में मुझे पुस्तक से कुछ उपकरण मिले जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता था। इस मामले में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, तो मैं सुबह 6 बजे लिविंग रूम में वर्कआउट करूंगा। अगला कदम था, जैसा कि मैं कर सकता था, अपने पर्यावरण को इस नई आदत के अनुकूल बनाना। मैंने अपनी डंबल सेट को अलमारी से बाहर निकाला और उसे लिविंग रूम में रखा। मैंने इंटरनेट पर स्वस्थ शरीर के चित्र भी ढूंढे और उन्हें घर के विभिन्न स्थानों पर रखा, ताकि वे आदत की याद दिलाने वाले संकेत के रूप में काम करें। फिर मैं क्रेविंग चरण में गया, तो डोपामिन और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैंने वर्कआउट को अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने के साथ जोड़ दिया, और साथ ही मैंने मस्तिष्क के पुनः प्रोग्रामिंग का भी अभ्यास किया। तो मैं खुद से बार बार कहता हूं, मुझे वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि मुझे ताकत और एक स्वस्थ शरीर बनाना है। और यह मानसिकता में छोटे से बदलाव ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। आदर्श रूप से जिम ज्वाइन करना या किसी ऐसे समूह से जुड़ना जहां लोग एक साथ वर्कआउट करें, इस आदत को मजबूत करने के लिए और भी बेहतर होता। लेकिन दुर्भाग्यवश जहां मैं रहता हूं वहां सारे जिम बंद है, तो मैं लगभग अकेला ही हूं, और इन 2 उपकरणों को फिलहाल मुझे काम चलाना पड़ेगा। अगला कदम था इसे आसान बनाना। 2 मिनट के नियम का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना कि मैं अधिकांश लोगों की तरह एक नई आदत शुरू करते समय ज्यादा करने की कोशिश न करूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आदत बिल्कुल भी चुनौती जैसा न महसूस हो। तो मेरा 2 मिनट का नियम था वर्कआउट के कपड़े पहनना और स्ट्रेचिंग करना। और अगर वही एकमात्र काम था जिसे मैंने पूरा किया, तो भी वह ठीक था, क्योंकि मैंने आकर अपना काम किया। लेकिन आप जल्दी ही पाएंगे कि एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो अब आपको वर्कआउट पूरा करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। तो यह थोड़ा अजीब है, लेकिन प्रेरणा तब आती है जब आप आदत शुरू कर देते हैं। मेरा मानसिकता छोटे 1% परिवर्तनों पर केंद्रित है, जो महत्वपूर्ण परिणामों में बदल कर बढ़ते हैं, और यह कि मेरे सिस्टम मुझे परिणाम देंगे, न कि अस्पष्ट लक्ष्य। यह याद रखते हुए कि इस समय मेरा मुख्य ध्यान केवल यह सुनिश्चित करना है कि मैं आकर इस आदत को स्थापित करूं। एक बार जब आप लगातार आते रहते हैं, तो आप प्रगति को बढ़ा सकते हैं। घर्षण कम करने के लिए मैंने यह नियम बनाया कि मैं अपना फोन तब तक नहीं चेक कर सकता जब तक वर्कआउट पूरा नहीं हो जाता। अगर मुझे ईमेल्स या सोशल मीडिया से विचलित किया जाता है, तो यह एक बहाना और एक कदम घर्षण का होता है जो मेरे और वर्कआउट के बीच में होता है। आखिरी में यह मेरे लिए एक गेम चेंजर था, वातावरण को प्राइम करना। जब मैं अपनी जूते, योगा मैट और डंबल्स को रात को पहले ही बाहर रखता हूं, तो मेरा वर्कआउट करने और शो अप करने का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही मैं ये सामान रात को बाहर रखता हूं, मुझे लगता है कि यह रिवाज शुरू हो चुका है और वर्कआउट पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कोई बहाना नहीं होता। तो इन 3 चरणों के साथ जो मैंने अपने शो अप को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए हैं, मेरे पास अब लूप का आखिरी चरण बचा था, जो था यह सुनिश्चित करना कि मैं आदत को लगातार दोहराता रहूं। मैं इन दोनों उपकरणों का थोड़ा संयोजन करके लूप को पूरा करता हूं। मैं एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करता हूं, जहां कैलेंडर पर दिन को क्रॉस करना
एक पुरस्कार बन जाता है और यह मुझे चेन तोड़ने का मन नहीं करने देता। मैं अपनी जलाए गए कैलोरीज की तस्वीर भी लेता हूं और वह तस्वीर अपने पार्टनर को भेजता हूं और यह भी संतुष्टि को बढ़ाता है। मानसिकता के हिसाब से मैं पहचान से शुरुआत करता हूं और हर वर्कआउट के बाद खुद को याद दिलाता हूं कि मुझे वह व्यक्ति बनना है जो फिटनेस का आनंद लेता है और कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। मैं केवल परिणामों पर ध्यान नहीं देता, जैसे कि मुझे किसी तारीख तक 10 किलोग्राम हल्का होना है, और मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मुझे परिणामों के लिए धैर्य रखना होगा और शायद मैं अभी भी इस निराशा की घाटी में हूं जहां तक मुझे ये परिणाम नहीं दिखेंगे। मैंने पढ़ाई की आदत के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई थी, कुछ छोटे बदलावों के साथ। तो मैंने हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल किया। जब मैं कॉफी बनाता हूं तो मैं 90 मिनट के लिए पढ़ता हूं। तो कॉफी बनाना मेरी पढ़ाई के लिए ट्रिगर क्यों बन गया। मेरी एक स्थान, एक उपयोग नियम था, सिर्फ बालकनी पर बैठकर पढ़ना। मेरे दिन का एक बेहतरीन हिस्सा है सुबह की एक कप कॉफी। तो यह मेरे लिए एकदम सही था कि मैं अपनी पढ़ाई की आदत को इसके साथ जोड़ूं। यह याद रखते हुए कि डोपामिन एक पुरस्कार की उम्मीद में बढ़ता है, न कि स्वयं पुरस्कार में। मैं चाहता था कि यह डोपामिन स्पाइक अब पढ़ाई के साथ जुड़ जाए। मेरा 2 मिनट का नियम था रयान हॉलिडे की डेली स्टोइक का एक पेज पढ़ना। बहुत सरल। फिर शुरुआत में मैं केवल शो अप करने और आदत को स्थापित करने पर ध्यान दे रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे आदत को 90 मिनट तक बढ़ाया। उस बुरी आदत को समाप्त करने के लिए जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था, मैंने अपने फोन को जितना हो सके उबाऊ बना दिया, जिसके लिए मुझे बहुत सारे ऐप्स डिलीट करने पड़े। मैंने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक पहलू को उजागर करने के लिए रीप्रोग्रामिंग टूल का उपयोग किया। खुद से ऐसे शब्द कहता था जैसे कि उपभोक्ता बनना लोगों का आसान और आलसी तरीका है। क्या मैं एक उपभोक्ता बनना चाहता हूं या एक निर्माता? फीड्स में बेतरतीब स्क्रॉलिंग लूजर्स के लिए है। तो आप अपनी बुरी आदत को इस तरह से चित्रित करना चाहते हैं कि उसे जारी रखना बिल्कुल भी आकर्षक न लगे। घर्षण बढ़ाने के लिए मैंने अपना फोन एक दराज में दूसरे कमरे में रख दिया ताकि वह पूरी तरह से दृष्टि से बाहर हो, और इसे असंतोषजनक बनाने के लिए मेरे पास एक जिम्मेदारी साथी है। मैंने अपने साथी को इस आदत को लागू करने के लिए कहा। सजा यह है कि अगर वह मुझे काम के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते देखती है तो मुझे उन्हें $10 देने होंगे। तो दोस्तों, यही तरीका है जिससे मैंने इस अद्भुत किताब का उपयोग किया है और अब तक बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं खरीदी है तो बाहर जाए और एक कॉपी खरीदें। आप किताब में दिए गए सभी कहानियों और उदाहरणों से ज्ञान को बहुत गहरे स्तर पर समझ पाएंगे, साथ ही कुछ उन्नत तकनीकें भी जो हमने संक्षेप में नहीं कवर की, जो आपकी आदतों को मजबूत करने में मदद करेंगी। आपकी यात्रा में शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।